नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कीलाड़ी एक्सकेवेशन के बारे में। तो भारत के इतिहास में संगम एज एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है और उसकी डेट में एक मेजर बदलाव हुआ है। तो अभी तक जो हम डेट्स उसकी पढ़ते थे उसमें चेंजेस क्यों हुए हैं? बिकॉज ऑफ द कीलाड़ी एक्सकेवेशन साइट। तो यहां पर एक रिपोर्ट आई है अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसमें यह डेट 800 बीसी तक पुश कर दी गई है। किस कारण से ये डेट पुश करी गई, संगम एरा एज क्यों इंपॉर्टेंट है और इस साइट के एक्सकेवेशन को लेकर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए अगर आपको मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स चाहिए तो, एंड डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियोस। तो देखिए, कीलाड़ी की लोकेशन है वैगई नदी के किनारे। वैगई नदी दक्षिणी तमिलनाडु में बहती है और ये जो जगह है कीलाड़ी, ये मदुरई से 13 किलोमीटर दूर है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये मदुरई सिटी आपको देखने को मिल रहा है और इसके काफी नजदीक है, ऑलमोस्ट नियर द सिटी लिमिट्स कीलाड़ी एक्सकेवेशन साइट है। और यहां पर आप देख सकते हैं वैगई नदी का जो पूरा रास्ता है या फिर वैगई नदी का जो रिवर बेसिन है। तो ये वैगई नदी दक्षिणी तमिलनाडु में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के रूप में है। दिस वन इज द कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर का जो बेसिन है, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चोल किंगडम का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस एरिया में शुरू हुआ था। एंड वैगई नदी जो है, यहां पर पुरानी सिविलाइजेशन अभी हमें देखने को मिली है। रिमेंबर, दिस इज बिफोर द चोल पीरियड। जो चोल साम्राज्य है उसके समय का या उससे पहले के समय की ये बात हो रही है। तो कीलाड़ी इज लोकेटेड नियर मदुरई। लोकेशन याद रखनी है, नदी का नाम है वैगई नदी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर 800 बीसी के आसपास के आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स अभी हमें मिले हैं। तो ये साइट का एक्सकेवेशन बहुत ही रीसेंट है, मतलब हिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो बहुत ही रीसेंट है। 2013-14 में आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि वैगई नदी का जो पूरा क्षेत्र है उसमें कई सारे साइट हैं जहां पॉसिबली खुदाई में कुछ निकल सकता है। तो ये सर्वे 2013-14 में किया गया था। लगभग 300 साइट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इन द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक थेनी, दुंडीगुल, मदुरई, शिवगंगा एंड रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। इन सभी जिलों से होकर ये वैगई नदी बहती है। लेकिन एक्चुअली में जो 300 साइट्स हैं, 293 टू बी प्रिसाइज, इसमें हैबिटेशन के साइन इन्हें 100 में दिखे। हैबिटेशन यानी कि जहां पर लोग रहते थे, जहां शायद उन्हें ज्यादा अवशेष मिल सकते हैं, जहां पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और खुदाई 100 जगह पर एक साथ नहीं हो सकती, देयर आर बजट एंड अदर कॉन्स्टेंट्स। तो इसीलिए 3 साइट्स को चुना गया और यहां पर यह एक्सकेवेशन और स्टडी हुई है। इनमें सबसे बड़ी साइट है कीलाड़ी। तो कीलाड़ी नाम की जो जगह है, यहां पर इस प्रकार से आप देखिए, आसपास आपको खेत नजर आ रहे हैं एंड देन दे हैव डग अप सम स्टफ। तो यहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, कुछ आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिले हैं और ये सभी पिछले 6-7 साल से देखने को मिल रहे हैं लगातार। सिंस 2014-15 यहां पर एक्सकेवेशन का कार्य जारी है। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली पूरे साल चलते हैं। इनका एक सीजन होता है। मोस्टली जो ड्राई सीजन है उसमें ये एक्सकेवेशन किए जाते हैं और लगातार नहीं चलता एक्सकेवेशन। पहले वो एक लेवल तक एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, फिर उन चीजों को एग्जामिन किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च होता है, उनको प्रेजेंट किया जाता है, डेटाबेस में उन्हें एंटर किया जाता है। तो ये काफी लंबा टीडियस प्रोसेस है, इसीलिए कई सारी फाइंडिंग्स आने में हमें सालों लग जाते हैं। तो शुरुआत में एएसआई ने 2015-16 में यहां पर 2 फेज में या 2 सीजन में खुदाई करी। सो वी कैन कॉल दिस द फर्स्ट फेज ऑफ एएसआई एक्सकेवेशन। तो ये 2 सीजन में इन्हें लगभग 5800 छोटी बड़ी चीजें मिलती है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? जो खुदाई में वस्तुएं मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, उन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट्स इन्हें मिले, लेकिन इनकी रिपोर्ट पेश तब नहीं करी गई। तो जो भी साइट होती है जहां एक्सकेवेशन होता है, वहां पर एएसआई स्टैंडर्ड तरीका यही है कि एक्सकेवेशन करने के बाद उन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो वो जो फर्स्ट 2 सीजन की रिपोर्ट है वो अब आई है इन 2023। तो जनरली ये आ जाती है 1 या 2 साल में। तो 2016-17 में आ जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये उस समय नहीं आई। थर्ड सीजन जब एएसआई का शुरू होता है खुदाई का, तो एएसआई ने उस समय कहा कि यहां पर और कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमें नहीं मिल रही है। जो भी मिलना था पहले 2 सीजन में खुदाई में मिल गया, तीसरे में हमें कोई सिग्निफिकेंट वस्तुएं यहां पर नहीं मिली है। और यह कहकर एएसआई ने यहां पर खुदाई बंद कर दी। जो मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट थे तमिलनाडु सर्कल के, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने ही इस साइट को खोजा था। तो इसको लेकर तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है। कारण यह है कि तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस का यह मानना था कि नॉर्थ इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, विच इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, नॉट नॉर्थ इंडिया की गवर्नमेंट बट इट इज बायस्ड टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, वो नहीं चाहती कि कीलाड़ी में एक्सकेवेशन हो और ये सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन से पुरानी प्रूव हो जाए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि धीरे धीरे यहां पर और पुरानी वस्तुएं मिलेगी। तो शायद ये रीजन था, ऐसा तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस का मानना है। इसको लेकर ये एक्सकेवेशन बंद कर दिया गया और इसे ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं माना एएसआई ने। तो इसके कारण तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हीटअप होती है। 16-17 में कोर्ट में केस जाता है, तमिलनाडु की सरकार कोर्ट में केस करती है एंड अल्टीमेटली द मदुरई हाईकोर्ट बेंच डिसाइड्स कि
एक्सकेवेशन जारी रहेगा, लेकिन तमिलनाडु राज्य सरकार करेगी। तो तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट 2017 के आगे खुदाई करना स्टार्ट करता है। 17 और 18 में इन्होंने जो एक्सकेवेशन किया वो थर्ड और फोर्थ सीजन था। उस सीजन या उस फेज की जो खुदाई है उसकी रिपोर्ट उन्होंने 2019 में जारी कर दी थी। सो 2019 में तमिलनाडु स्टेट ने अपने लेवल पर जो एक्सकेवेशन किया उसकी उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी, और उसी समय यह तय हो गया था कि 600 बीसी तो एज है, संगम एज, क्योंकि 600 बीसी तक के उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिल गए थे व्हेन दे डिड द कार्बन डेटिंग। तो 200-300 बीसी का तो मिला ही था, 600 बीसी तक ये टाइम पीरियड चला जाता है। अभी तक टोटल 8 फेजेस ऑफ एक्सकेवेशन हो चुके हैं। 2021 के अंत में एएसआई फिर से आ गया इस साइट पर। तो अब जो रीसेंट एक्सकेवेशन है वो तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि एएसआई फिर से कर रहा है, और अब 9th और 10th फेज स्टार्ट होगा। सो आई मीन टॉकिंग अबाउट 2023। तो ये आप पिछले साल का आर्टिकल देख सकते हैं। 2022 में 8th फेज चालू हो गया था, और अभी 9th और 10th फेज होगा, और 8th फेज ऑनवर्ड्स फिर से एएसआई यहां पर आकर एक्सकेवेशन का कार्य कर रहा है। तो अभी तक रिपोर्ट किस बेसिस पर आई है? जो तमिलनाडु ने 2017 और 18 में एक्सकेवेशन किए थे तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, उस पर उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, और उसमें यह प्रूव हो गया कि यहां पर अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है सिंस संगम एज। तो अभी तक ये माना जाता था कि अर्बनाइजेशन दक्षिण भारत में बाद में हुआ और उत्तर भारत में पहले, लेकिन यहां पर ये रिपोर्ट बताती है कि अर्बनाइजेशन का टाइम थोड़ा पहले है। तो 6th सेंचुरी तक तो संगम एज का टाइम पीरियड पहले ही पहुंच चुका है। 2019 में ही इस रिपोर्ट में प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट एएसआई की नहीं थी। एएसआई ने अपने इनिशियल एक्सकेवेशंस पर अब रिपोर्ट जारी करी है, और ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली जनवरी के महीने में सबमिट करी गई है एएसआई को, और उससे न्यूज आर्टिकल्स काफी सारे आए, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर पब्लिक नहीं हुई है। उसको लेकर भी काफी कुछ इश्यूज हो रहे हैं कि ये पब्लिक क्यों नहीं करी जा रही है। तो अभी इसमें जो सैंपल्स मिले हैं वो एक तो 580 बीसी तक तो कार्बन डेटिंग हो चुकी है, और न्यूज आर्टिकल्स डेक्कन हेरल्ड और हिंदू के न्यूज आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि 800 बीसी तक के आर्टिकल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, तो ये 5800 आर्टिफैक्ट्स पहले 2 सीजन में मिले थे। अभी तक कुल मिलाकर 18,000 वस्तुएं एक्सकेवेट करी जा रही है। इनको एक एक को कैटलॉग करना पड़ता है, उनकी कईयों की कार्बन डेटिंग होती है, वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये तय हो जाता है कि 2600 से 2300 साल पहले तक के आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिले हुए हैं। और ये वाली अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है किलाड़ी की, इसका कवर हमारे पास अवेलेबल है। तो रिपोर्ट हो सकता है कि आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक पब्लिक हो गई हो, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन एज ऑफ येस्टरडे, दैट इज 14 फरवरी नाइट, ये पब्लिक नहीं हुई थी। ओके, अब ये इंपैक्ट क्या होगा इस किलाड़ी की रिपोर्ट का भारत के इतिहास पर, और खास करके संगम एज पर? तो ये जो 1000 पेज की रिपोर्ट है, इसमें स्ट्रैटिग्राफी के माध्यम से बहुत कुछ एनालिसिस किया गया है, और स्ट्रैटिग्राफी ये बताती है कि 8th सेंचुरी तक यहां पर एक्सकेवेशन में बसावट मिली है। स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है? देखिए, जमीन की जब खुदाई करी जाती है तो उसमें अलग स्ट्रैटा होते हैं, स्ट्रैटा या फिर लेयर्स। तो ये लेयर हमें अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। तो जियोलॉजिस्ट को मालूम होता है कि ये वाला लाइमस्टोन कब बना था, शेल स्टोन, सैंडस्टोन, इस तरह के अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैंने यहां पर इमेज बताया है, दिस इज फ्रॉम द ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए। तो अमेरिका का जो ग्रैंड कैनियन है, जहां कोलोराडो नदी ने ये पूरे जमीन को काट दिया है, एक गहरी खाई बना दी है, तो वो भी अलग अलग टाइम पीरियड को बताती है इतिहास के। वैसे ही जब यहां एक्सकेवेशंस होते हैं, खुदाई होती है आर्कियोलॉजिकल साइट पर, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, मिट्टी का लेवल, कॉम्पोजिशन, वो सब चेंज होता है। उसके अनुसार जियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हमें पता चल जाता है कि ये किस समय काल का कौन सा आर्टिफैक्ट है। तो इसके बेसिस पर अभी बताया जा रहा है, स्ट्रैटिग्राफी के बेसिस पर, कि 8वीं सेंचुरी तक के आर्टिफैक्ट्स यहां पर हैं, 8th सेंचुरी में यहां पर बसावट है। अभी 8th सेंचुरी वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भेजा जाएगा किसके लिए? कार्बन डेटिंग के लिए लैब्स में, और वो समय लगता है उस टेस्ट को होने में, और वो टेस्ट जब वापस आएगा तो अभी 100% कंफर्म हो जाएगा कि वो 8th सेंचुरी का है, बिल्कुल प्रूव होएगा। मे बी इट कैन बी ओल्डर एज वेल, 8th की जगह 10th सेंचुरी भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब ये संगम एज क्या है? तो आपको मालूम ही होगा, संगम एज दक्षिण भारत के सिविलाइजेशन डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जब 3 मेजर डायनेस्टीज थी, चोल, चेर और पांड्य। इस समय बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, दक्षिण भारत में संगम मीटिंग्स होती थी, ये सब हम हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में के बारे में पढ़ना है तो मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं। 1 मार्च को मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं विदिन 1.5 मंथ्स। तो अगर आप उस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो 1-2 दिन में उसकी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। सो यू कैन ज्वाइन दैट क्रैश कोर्स, एंड पूरा हिस्ट्री का रिवीजन आपका उस कोर्स के माध्यम से हो जाएगा। तो देखिए, संगम लिटरेचर अभी तक ये माना जाता है कि 300 बीसी से 300 एडी के बीच में टाइम पीरियड बताता है। मोस्टली हमें संगम पीरियड के बारे में लिटरेचर से मालूम चलता है, लेकिन अब हमें फिजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। अभी तक भी कुछ कुछ एविडेंसेस थे, लेकिन मेजर एक्सकेवेशन या मेजर सिटीज हमें नहीं मिले थे। तो ये पहली मेजर एक्सकेवेशन साइट है जिन पर अब खुदाई का काम हो रहा है, एंड मोर वर्क इज बीइंग डन, मोर रिसर्च इज बीइंग डन। तो यहां पर यह तय हो गया है कि 300 बीसी नहीं है, कम से कम 600 बीसी तक तो संगम एज
थी, ये प्रूव हो चुका है। और अब ये और पीछे चली गई है 800 BC। तो अब आप लोगों का काम थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में संगम एज को भी 3 ईरा में या 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाएगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को या फिर वैदिक सिविलाइजेशन को भी किया जाता है। तो अब यहां पर एक प्री अर्ली हिस्टोरिक पीरियड होगा, शुरुआती 300 साल 800 to 500, देन देयर विल बी अ मैच्योर अर्ली पीरियड विच इज बिटवीन 500 BC to 1 BC या फिर एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC, देन फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी AD और फर्स्ट सेंचुरी CE टू द थर्ड सेंचुरी CE, ये पोस्ट अर्ली हिस्ट्री मानी जाएगी। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन अब ASI करेगा। अब ये वाला एरिया इतना सिविलाइजेशन के लिए अच्छा क्यों था, यहां पर सिविलाइजेशन क्यों डेवलप हो पाई? क्योंकि एक तो नदी, वैगई नदी, उसके कारण फर्टाइल एरिया है बहुत ज्यादा, कैटल रेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 चीजों का सरप्लस है, एक तो चावल की खेती बहुत अच्छी होती है जिसके कारण सरप्लस क्रॉप एक्सपोर्ट किया जा सकता है, दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, और इसीलिए यहां पर अब पोर्ट्स भी मिल रहे हैं, पोर्ट से एक्सपोर्ट होता था। रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड था, यह भी प्रूव हो चुका है, रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ। देन फर्टाइल नेचर के कारण कैटल को भी आप रेयर कर सकते हो, अगर एक्सेस अनाज है तो कैटल को अच्छे से रखा जा सकता है, और ये भी काफी बेनिफिट्स देते हैं। अब यहां पर जो सैंपल्स हैं उनको टेस्ट कैसे किया गया है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप पुरानी वस्तुओं की डेट पता कर सकते हो। सो इट इज जस्ट लाइक कार्बन डेटिंग, ये भी उसी तरह का एक मेथड है। एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो डेटा है वो हमें एग्जैक्टली बता देता है कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है, और इस साइट की सैंपल्स को भेजा गया है बीटा एनालिटिकल लैब इन फ्लोरिडा USA। तो ये सैंपल्स वहां गए हैं और धीरे धीरे उन पर रिपोर्ट आती रहती है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो इस लैब की 580 BC तक के तो आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं। स्ट्रैटिग्राफी के डेटा के आधार पर 800 BC का टाइम पीरियड बता चुकी है ये रिपोर्ट, और अब जो ये स्पेक्ट्रोमेट्री वाला डेटा नए वाले सैंपल्स का आएगा, हो सकता है उसमें 800 BC या 900 BC तक भी समय चला जाए। अब इंडिया की हिस्ट्री पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो देखिए सबसे मेजर इंपैक्ट यही है कि अभी तक माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया का सेकंड अर्बनाइजेशन फेज पहले आया था। तो उत्तर भारत में अर्बनाइजेशन 600 BC के आसपास आता है, जो महाजनपद का पीरियड है, लेकिन अब दक्षिण भारत में सेम टाइम पीरियड में अर्बनाइजेशन देखा गया है। इसके हमें प्रूफ मिल चुके हैं। पहले यह माना जाता था कि नॉर्दर्न इंडिया में अर्बनाइजेशन हुआ, देन लेटर ऑन आफ्टर 300 और 400 ईयर्स सदर्न इंडिया में अर्बनाइजेशन हुआ। तो अब दक्षिण भारत के अर्बनाइजेशन की डेट चेंज होगी, और इंडस वैली और सदर्न सिविलाइजेशन के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड का फर्क है वो कम हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और अभी तक किलाड़ी साइट को केवल 2% एक्सप्लोर किया गया है। तो वहां पर जो टोटल साइट आइडेंटिफाई करी थी आज से 8 साल पहले, उसमें से 2% में खुदाई हुई है। अभी तो धीरे धीरे अगले 10-12 साल 15 साल ये खुदाई चलती रहेगी, और 9th और 10th सीजन एक्सकेवेशन के जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, थम्स अप जरूर दें। टेलीग्राम चैनल से आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं, और यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज यानी कि 15 फरवरी को लास्ट डेट है हमारी सेल का। तो अनअकैडमी की तरफ से जो यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन है उन पे अप टू 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा। हिंदी सब्सक्रिप्शंस में नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे, अभी आप उसको अवेल करते हैं तो इसका आप फायदा उठाइए। ये जो फोन नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पर आप कॉल करिए, कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं कॉल कर रहा हूं। हमारे जो काउंसलर्स हैं, मेरी टीम के काउंसलर हैं, वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे, बट आपको उनको फोन करके ये बोलना जरूरी है कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं। यूपीएससी सीएससी कोर्सेज के बारे में जानकारी, और यहां केवल क्लासेस नहीं होती है, वी गिव यू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ लाइक मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाता है। हमारे कुछ अपकमिंग बैचेस हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और ऑफलाइन सेंटर्स भी चालू हो चुके हैं अनअकैडमी के, यहां पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और सभी कोर्सेज EMI पर अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।